डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है दो पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम मेनली जो सेल साइकिल की अलग अलग फेजेज हैं, जैसे इंटरफेज और एम फेज, और इंटरफेज में अलग अलग जो फेजेज वो डिवाइडेड की गई स्टेज होती हैं उसकी भी। और मेनली हम माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट है वो मियोसिस से रिलेटेड रहेगा, वो भी एक टाइप है सेल डिवीजन का। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ए सिंगल सेल फॉर्म लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जो जाइगोट हम देखते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म एक जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसी से सारा जो जितना भी ऑर्गेनिज्म है, कितने बड़े साइज हो उसका, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही बनता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। जो सेल हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, वो अपना साइज इंक्रीज करती हैं, और रिप्रोडक्शन का मतलब वो डिवाइड करती हैं। आल सेल रिप्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग। जो प्रत्येक सेल है वो कैसे नई सेल बनाती हैं, वो डिवाइड करके बनाती हैं। गिव राइज टू डाटर सेल। जो दो नई सेल बनती है उनको डाटर सेल बोला जाता है। और प्रत्येक टाइम जैसे ही वो डिवाइड होती हैं तो दो डाटर सेल वो बनाती जाएंगी। न्यूली फॉर्म्ड डाटर सेल्स ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू द न्यू सेल पॉपुलेशन। जो नई सेल अभी बनी है डाटर सेल्स, वो फिर ग्रो करेंगी, फिर वो वापस डिवाइड करेंगी, और उससे की नई जो पॉपुलेशन है सेल की वो देखने को मिलेगी। ग्रोथ एंड डिवीजन अलो ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। और जो ग्रोथ और डिवीजन ही ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं सेल की, जिसकी वजह से एक सिंगल सेल है वो एक पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो बना लेती हैं, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे जो ह्यूमन है, अडल्ट ह्यूमन के अंदर लगभग 10 raised to power 14 सेल्स पाई जाती हैं, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, और वो एक सिंगल सेल से ही बनती हैं। उसके बाद है सेल साइकिल। तो ये सेल साइकिल क्या चीज़ होती है, जैसे आप जो ऊपर पोर्शन देख सकते हैं, इसमें जो सेल हैं वो डिवाइड होती हुई दिख रही हैं। तो सेल साइकिल क्या चीज़ होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की वो एक लयबद्ध तरीके से एक उनको अरेंज किया गया अरेंजमेंट होता है, बाय विच सेल डुप्लीकेट, जिसके द्वारा सेल है अपने जिनोम है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम वगैरह है, उनको डुप्लीकेट उनकी कॉपी तैयार करता है। सिंथेसाइज अदर सेल कंस्टिट्यूएंट, साथ में क्या करता है, जो अदर अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको वो बनाता है। और साथ और बाद में क्या कर देता है, इवेंचुअली मतलब फाइनली डिवाइड इनटू टू डाटर सेल्स, और लास्ट में जो सेल है वो दो डाटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। जब सेल डिवाइड कर दी होती है तो डीएनए की भी कॉपी बनती हैं, क्योंकि पहले एक सिंगल सेल के अंदर डीएनए था, अब उसको दो सेलों में जाना है तो उसकी कॉपी की जाएगी, डबल उसको बनाया जाएगा। और सेल ग्रोथ भी होती है, उसका साइज में भी ग्रोथ होता है, और एक कोऑर्डिनेट वे में एक मिले जुले रास्ते से, मतलब समन्वय तरीके से ये जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं। डीएनए सिंथेसाइज अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। जो डीएनए सिंथेसिस है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वो केवल एक पार्टिकुलर स्टेज होती है सेल साइकिल की, जिसको एस फेज हम पढ़ेंगे, उसमें ही होती है। रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम है डीएनए, जो डीएनए बने हैं अभी, उसको फिर डाटर न्यूक्लियाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स विच आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो काफ़ी इवेंट्स हैं, जो अलग अलग इवेंट हम देखेंगे, जैसे माइटोसिस मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 स्टेप्स में रहेंगी। जो मेनली जो वो डिविजन्स होते हैं वो एक डीएनए को बांटने का ही तरीका है बस। तो जेनेटिक कंट्रोल मतलब ये जीन्स के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे डाटर सेल में जो क्रोमोसोम है उनको भेजना है। तो यह हम देख सकते हैं सेल साइकिल की जो अलग अलग स्टेज हम पढ़ेंगे। एक इंटरफेज होती है जिसके अंदर G1 S और G2 फेज आ जाती हैं, और कई बार G0 फेज भी होती है जिसके अंदर सेल डिवाइड करना छोड़ देती है, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद एम फेज आ जाती है। एम फेज के जैसे प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इन्हीं के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डाटर सेल्स में। और उसके बाद जैसे ही डाटर सेल में ये न्यूक्लियाई के अंदर, डाटर न्यूक्लियाई के अंदर ये चले जाते हैं जो क्रोमोसोम है, उसके बाद सेल है वो, सेल का जो बाकी का कंटेंट है वो डिवाइड होके जो अलग अलग सेल है वो बना लेती हैं। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट साइकिल चलेगा, तो ये साइकिल जो चलता है इसको ही सेल साइकिल हम बोलते हैं। उसके बाद फेजेज ऑफ लाइफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की कौन सी फेज होती हैं, जो एक यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो लगभग 24 घंटे में डिवाइड हो जाती हैं। प्रॉपर सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। जो मेन जो सेल डिवीजन होता है वो तो लगभग 1 घंटे में हो जाता है, जबकि जो मेन काम होता है किसका, सेल को प्रिपेयर करने का,
डिवीज़न के लिए। तो 95% जो टाइम है वो इंटरफेज ले लेती हैं। और ये इंटरफेज क्या टाइम होता है, ड्यूरेशन कैन वेरी, और ये ड्यूरेशन है जो टाइम है जो यहाँ पे जैसे 23 घंटे बन रहे हैं, 1 घंटे में यदि सेल डिवाइड करी तो बच के 23 घंटे, वो इंटरफेज के हैं। तो ये जो टाइम है अलग अलग हो सकता है अलग अलग सेल में। जैसे ईस्ट है, ईस्ट के अंदर डिवाइड इन 19 मिनट्स, जो ईस्ट सेल है वो 90 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाती है। 2 बेसिक फेज होती हैं सेल साइकिल की। एक इंटरफेज होती है, इंटरफेज कौन सी स्टेज होती है, ये 2 सक्सेसिव एम फेज। एम फेज हम पढ़ेंगे जो कि रियल जो सेल डिवीजन है इसी फेज में होता है। उससे पहले जो प्रिपरेशन वाली फेज होती है उसको बोलते हैं इंटरफेज। और ये दो जो डिवाइडिंग फेज है उनके बीच का जो टाइम होता है, और ये रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए, मतलब उसको जो डिवाइड होना उसके लिए जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर रही होती है। अंडरगो बोथ सेल ग्रोथ, इसी स्टेज के अंदर जो सेल ग्रोथ है वो होती है, सेल का जो साइटोप्लाज्म वगैरह पोर्शन है, अलग अलग ऑर्गेनेलिज हैं, वो अपनी संख्या में बढ़ती हैं। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए कॉपी भी एक ऑर्डरली मैनर में इसी फेज में होती हैं। उसके बाद है एम फेज। ये वो जो फेज होती है जिसके अंदर जो सेल है एक्चुअली में डिवाइड होती हैं, और या माइटोसिस इसके अंदर होती है, माइटोसिस या मियोसिस। और ये किससे शुरू होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से। न्यूक्लियर, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होएगा और उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डाटर क्रोमोसोम, जिसके अंदर जो डाटर के क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग चले जाएंगे, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, कैरियो मतलब सेपरेशन भी बोल सकते हैं काइनेसिस को, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। और लास्ट में एंड विथ किसके साथ एंड हो जाती हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो भाग होते हैं एम फेज के। तो यहाँ से एक डिटेल्ड व्यू हम देख सकते हैं। जो जी नोट फेज है वो सेल डिवीजन के अंदर जाती हैं, तो उसके बाद अलग अलग स्टेज चलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद जो सेल कंटेंट है वो डिवाइड होता चला जाता है। तो एनिमल साइकिल यहाँ पे काफ़ी डिटेल में है, और इतना डिटेल वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिक आपके सामने है। तो यदि आप इसमें पढ़ना चाहो तो अलग अलग जो स्टेजेस में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो हम वैसे आगे के आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन एक सिंगल पिक में जो अलग अलग इवेंट्स हैं वो यहाँ पे शो कर रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरफेज के बारे में पढ़ते हैं। इंटरफेज के 3 डिस्टिंक्ट फेज होती हैं, 3 फेजेज में इसको डिवाइडेड किया गया है। G1 फेज, ये क्या फेज होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की स्टेज को बोला जाता है G1 फेज। इन विच सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, जिसके अंदर सेल है, मेटाबॉलिकली का मतलब उसके अंदर रिएक्शंस हैं वो चलती रहती हैं और लगातार वो ग्रो करती जाती हैं। बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, लेकिन डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो केवल किसमें होती है, एस फेज में ही होती है। जैसे आगे वाली जो स्टेज है वो देखेंगे। जो एस और सिंथेसिस फेज है वो क्या होती है, इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है और रेप्लिकेशन टेक प्लेस होती है इसके अंदर, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए है पर सेल वो डबल हो जाता है, मतलब 2C से 4C हो जाता है, ना कि हैप्लोइड से, मतलब जो डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड नहीं होता, 2N से 4N नहीं होता, मतलब प्लॉइड ही वही रहती हैं, सेट के नंबर बढ़ जाते हैं, बस कॉपी बढ़ जाती है उनकी, जो टोटल मात्रा है वो बढ़ जाती है, 2C से 4C होता है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी कॉपी कर लेंगे अपनी, जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था इनके बारे में। तो ये परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं ये, और सेल डिवीजन में मदद करते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। G2 फेज क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। इसके अंदर वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि माइटोसिस के लिए सेल को तैयार करता है, और इसमें भी सेल ग्रोथ है वो चलती रहती है। एक स्टेज होती है जी नोट स्टेज या फिर क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं इसको। ये इनएक्टिव स्टेज होती है। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको खो देती हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, वो काम वगैरह नॉर्मल करती रहेंगी, लेकिन वो नो लोंगर प्रोलिफरेट, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के बेस पे। जैसे हार्ट सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं वो भी डिवाइडिंग करना छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटरफेज स्टेज है उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर जो खासकर एस फेज है इसके अंदर ज़्यादा
जो कंटेंट है क्रोमोसोम्स का वो बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाता है, और ये न्यूक्लियस है और बाहर की जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन का काम करती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो डबल होता है और सेल है वो ग्रो करती रहती है नॉर्मली। उसके बाद एम फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। तो इस माइटोसिस फेज की, माइटोसिस हम जो पढ़ेंगे इसमें, इस पार्ट में, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है पेरेंट्स में और डाटर जो प्रोजेनी है उनकी सेल के अंदर। तो इक्वेशनल डिवीजन भी इसको बोला जाता है, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी, क्योंकि इक्वल रहते हैं क्रोमोसोम नंबर। और ये सबसे ड्रामेटिक पीरियड, मतलब बिल्कुल एक क्रूशियल पीरियड होता है सेल साइकिल का, मेन मेन इवेंट है यहीं पे होते हैं। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन नॉट ओनली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स बट आल्सो हैप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। तो ये केवल सोमैटिक जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में। एक सोमैटिक सेल जो नॉर्मल शरीर में पाई जाती हैं पूरे शरीर में, जैसे हार्ट की सेल, किडनी की सेल, जो ये नॉर्मल सोमैटिक सेल होती हैं। जर्म सेल्स होती हैं कुछ जो गैमेट बनाती हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सोमैटिक सेल्स में तो होती है माइटोसिस, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस में, वैसे गैमेटोजेनेसिस में सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस होती है, जो इसके बाद वाले हम पार्ट में देखेंगे। लेकिन मेल हनी भी ऐसे जीव हैं जिन जो माइटोसिस से गैमेटोजेनेसिस करते हैं, गैमेट बनाते हैं, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट होता है उनके पास क्रोमोसोम का। प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शुरुआती टॉपिक्स में हमने पढ़े हैं, जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लोफिटिक प्लांट बॉडी, हैप्लोफिटिक प्लांट बॉडी, उनके अंदर भी जो माइटोसिस मियोसिस है, अलग अलग जो सेल डिवीजन है वो देखने को मिलते हैं। माइटोसिस दोनों जगह देखने को मिलता है, हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड सेल्स हो। इसको आगे 4 जो स्टेजेज हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है। और ये स्टेज क्या है? प्रोफेज है, पहली स्टेज रहेगी इसकी। उसके बाद मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज, इन्हीं को हमने डिटेल से देखना है किसके अंदर क्या क्या इवेंट्स रहेंगे। तो ये एक रियल पिक है जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जिसके अंदर अलग अलग जो स्टेज हैं, कहीं पे प्रोफेज 1 है, कहीं पे इंटरफेज है, कहीं पे जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, कहीं पे बिल्कुल बीचों बीच पड़े रहते हैं क्रोमोसोम। तो ये अलग अलग जो स्टेजेज हैं वो एक रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनके नाम लिखे गए हैं। जैसे इंटरफेज एक स्टेज है, उसके बाद मेटाफेज है, क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। जो क्रोमोसोम हम यदि अच्छे ढंग से देखना चाहें तो मेटाफेज स्टेज में ही दिखते हैं, जबकि इंटरफेज में वो बस दागों के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक ढंग से नहीं दिखाई देते। उसके बाद प्रोफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, कहीं पे साइटोकाइनेसिस हो रही होती है। तो अलग अलग जो हम ग्रुप ऑफ सेल जब देखते हैं, जो कि माइटोसिस देखा जाता है ओनियन टिप के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट भी आता है, लैब के अंदर किए जाते हैं। तो उसमें जब हम सेल को देखते हैं तो काफ़ी सारी जो अलग अलग स्टेज हैं वो देख सकते हैं अलग अलग सेल्स में। तो सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन की सबसे पहली स्टेज है, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होना शुरू होंगे। ऑफ माइटोसिस फॉलोज एस फेज, एस फेज के बाद में आती है, एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज और G2 फेज, एस के बाद G2 फेज आती है और G2 के बाद ये जो माइटोसिस की पहली स्टेज है, प्रोफेज स्टेज, वो आती है। तो इसके अंदर जो मेन मेन करेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स हैं वो क्या देखने को मिलेंगे? जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होएगा। कंडेंस का मतलब वो झुंड बनाएगा एक जगह पे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। पहले वो धागे के रूप में बिखरा पड़ा था, अब वो एक जगह पे इकट्ठा होएगा, जिसे माइटोटिक क्रोमोसोम बनेंगे। और जो एंटेंगल्ड, एंटेंगल का मतलब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड एट सेंट्रोमेर्स, जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं, 2 क्रोमेटिड्स की फॉर्म में अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ, जो अलग अलग हमने इसे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे जो क्रोमोसोम है, तो जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेंट्रोमेयर के साथ आके अटैच होंगी। और सेंट्रोसोम्स begins to move towards the opposite pole and radiates out microtubules called esters। जो सेंट्रोसोम्स हैं वो जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे? अपोजिट पोल में, अलग अलग सिरों पे चले जाते हैं। पहले वो एक ही जगह थे, डिवाइड होके अलग अलग जगह पे जाएंगे, और जिसमें से कुछ जो रेडिएट्स का मतलब है, उनमें से कुछ जैसे लाइट निकलती है किसी पॉइंट से, तो ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल, छोटे छोटे फाइबर्स उनसे निकलने लगेंगे, जिसको एस्टर बोला जाता है, एस्टर्स। टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म ए माइटोटिक अपरेटस। दो एस्टर किसके साथ अटैच होंगे? टुगेदर विद
स्पिंडल फाइबर, ऐसे ही धागे जैसी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ये दो एस्टर मिलके, जो कि माइटोटिक अपरेटस का काम करेगी। माइटोटिक अपरेटस का मतलब माइटोसिस में काम आने वाले जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उसको अपरेटस बोलते हैं। सेल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप। तो इस स्टेज में ये खास बात होती है, सेल के पास ना कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना कोई न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियर एनवलप भी यहाँ पे अब्सेंट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जो हम रियल पिक है वो देख सकते हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज के अंदर क्या स्टेजेस रहेंगी वो हम देख सकते हैं। जैसे ये इन क्रोमेटिन बिखरे पड़े थे, उसके बाद ये क्रोमोसोम बना लेते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स हम देख सकते हैं। एक्स शेप्ड की जो स्ट्रक्चर हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सेंट्रोमेयर है, ये न्यूक्लियोलस रीजन है। तो ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसी इंटीग्रेट हो जाती हैं, और जो जितना भी मटेरियल है वो, और ये देख सकते हैं हम जो ये सेंट्रोसोम्स बोल रहा है, जो अलग अलग ये जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इससे जो धागे से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और ये अलग अलग पोल पे चले जाते हैं इस स्टेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर। उसके बाद है मेटाफेज। मेटाफेज में जितने भी जो क्रोमोसोम हैं कमिंग टू लाई एट इक्वेटर कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल। जो अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम गए हुए हैं वहां से स्पिंडल फाइबर्स मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर आएंगी। जो धागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो काइनेटोकोर एक कंस्ट्रिक्शन होता है जो कि क्रोमोसोम पे पाया जाता है, सेंट्रोमेयर से थोड़ा सा अलग होती है स्ट्रक्चर, और इन काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच होके इनको एक इक्वेटर, बिल्कुल भूमध्य रेखा जो बिल्कुल सेंटर होता है उसके ऊपर ले आते हैं सारे क्रोमोसोम्स को एक लाइन में। मेटाफेज प्लेट बनती है, प्लेन ऑफ एलिग्नेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर जो बनती है उसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, और यहाँ पे कुछ चेंजेस क्या रहेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो क्रोमोसोम है वो पूरी सेल के अंदर फैल जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट, और यहाँ तक आते आते जो क्रोमोसोम है कंप्लीटली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल उनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है, वो बन जाती है, और उनको हम माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड, और यहीं से इसी स्टेज के अंदर जो हम मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल जो स्टडी है, बाहर से कैसा दिखाई देता है क्रोमोसोम, वो आसानी से हम पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम दिखाई देता है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं उसके पास, जो बीच में सेंट्रोमेयर से चिपकी होती हैं। और काइनेटोकोर स्ट्रक्चर भी होती हैं जो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, कहाँ पे सेंट्रोमियर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ये, और जो क्या करती हैं साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को इन्हीं के साथ चिपका के रखा जाता है। क्रोमोसोम मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में आ जाते हैं, जैसे ऊपर मेटाफेज प्लेट बनाएंगे तो इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो जिप से कैसे समझेंगे, जैसे क्रोमोसोम है वो बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, एक सिंगल लाइन में, इसी को मेटाफेज प्लेट बोला जाता है, यही मेटाफेज प्लेट होती हैं। और जो अब ये कंटेंट है ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में आता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेंट्रोसोम ये है, एक सेंट्रोसोम ये है, यहाँ से धागे जैसी जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, और वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। तो मेटाफेज प्लेट का बनना ही मेटाफेज स्टेज का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, और इसी के अंदर हम क्रोमोसोम को बिल्कुल अच्छे ढंग से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर भी। उसके बाद एनाफेज स्टेज, ये थर्ड स्टेज रहेगी माइटोसिस की, जिसके अंदर ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। तो जो क्रोमोसोम है एक प्लेट के ऊपर अरेंज हुए थे तो वो टूटने शुरू हो जाते हैं, बीचों बीच टूटेंगे वो काइनेटोकोर रीजन से, मतलब जो काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर है उससे वो अलग अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती हैं। टू डाटर क्रोमेटिड्स बिगिन माइग्रेट, और जो डाटर क्रोमेटिड्स बनी अब ये क्रोमोसोम से, वो माइग्रेट मतलब वो चलना शुरू कर देती है किसकी तरफ, जो अपोजिट पोल हैं जहाँ पे वो सेंट्रोमियर्स हैं उनको खींचना शुरू कर देते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, जो एक लाइन बनी थी बिल्कुल मेटाफेज प्लेट में, उस लाइन से वो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। लीडिंग एज सेंट्रोमियर रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल विद द आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, तो जो काइनेटोकोर है वो काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर्स बंधे हुए हैं तो उनको खींचते हैं अपनी तरफ में, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ रहती हैं, और
पोल्स की तरफ रहेंगी, और जबकि जो आर्म्स हैं, जो क्रोमेटिड्स के जो आर्म्स हैं पीछे की तरफ मतलब उड़ती हुई सी आएंगी, जैसे हम पिक में देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे प्लेट पे जो क्रोमोसोम थे वो स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर पोर्शन हट जाता है, और जिसकी वजह से जो पोर्शन है वो अलग अलग हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो सेंट्रोमेयर जो काइनेटोकोर के साथ अटैच है स्पिंडल फाइबर, उनके खींचते हैं अपनी तरफ में, और खींचने की वजह से जो ये आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ, ट्रेलिंग का मतलब पीछे की तरफ रहना शुरू कर देती हैं। और फाइनली जो हम टेलोफेज स्टेज है उसमें क्या देखेंगे, क्रोमोसोम आफ्टर रीचिंग दियर रिस्पेक्टिव पोल, जैसे ही ये क्रोमोसोम खींचे जा रहे हैं फाइबर्स के द्वारा, ये अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं। डीकंडेंस मतलब वहां पे जाके जो कंडेंसेशन स्टेज जो हमने देखी थी उसका उल्टा होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, धागे जैसी स्ट्रक्चर में खुल जाते हैं ये, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और जो क्रोमोसोम अलग अलग हमको दिख रहे थे वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, और यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स को अब देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो सुलझ चुकी है, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ टू पोल्स, जो प्रत्येक सेट है क्रोमेटिन मटेरियल्स का वो टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स, वो इकट्ठा हो जाता है दोनों पोल्स के ऊपर। और जो हमने प्रोफेज में देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू हो जाती है किसके अराउंड में, जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम का क्लस्टर है, जो झुंड है उसके सराउंडिंग में। एट ईच पोल फॉर्मिंग ए टू डाटर न्यूक्लियाई, जिससे दो डाटर न्यूक्लियस है वो बन जाते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी जो सेल में वो बनती रहती हैं न्यूक्लियर, ये काइनेटो जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसके बाद में। तो पिक से हम आइडिया ले सकते हैं कि जैसे ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो पोल्स की तरफ जाएंगी, और पोल की तरफ जाते जाते एक जगह पे जाके हो जाती हैं। उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, जो बीचों बीच एक फर्रो बनता है, साइटो क्लीवेज फर्रो इसको बोलते हैं, और यहीं से जो साइटोकाइनेसिस है, इससे अगले वाली जो स्टेज देखेंगे हम मेटाफेज से अलग है, वो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज रहेगी टेलोफेज। तो उसके बाद जो सेल है वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह है वो बन जाती हैं इसमें। तो साइटोकाइनेसिस देखते हैं, डिवाइडिंग ऑफ सेल इनटू टू डाटर सेल्स बाय सेपरेशन, वहाँ पे डाटर न्यूक्लियाई थी, यहाँ पे डाटर सेल्स जो बाहर का जो मटेरियल है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म है जो डिवाइड होता रहेगा इसमें। अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ए फर्रो, एक फर्रो का मतलब होता है एक डिप्रेशन, जो सेल है बीच में से थोड़ा सा अंदर की तरफ है वो चली जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल में एक सेल फर्रो बनता है। सेल फर्रो फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्रेजुअल डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो इसमें क्या होता है, जो सेल है वो बीचों बीच अंदर की तरफ डीपन्स होती रहेगी, गहराई तक जाती रहेगी सेल मेम्ब्रेन, और वो दोनों साइड की जो सेल मेम्ब्रेन है अल्टीमेटली मिल जाती है बीच में, जिसकी वजह से जो कंटेंट है एक साइड में एक डाटर न्यूक्लियाई, दूसरा डाटर न्यूक्लियाई दूसरी साइड में चला जाता है सेल की। जबकि सेल प्लेट बनती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो जैसे सेल फर्रो हमने देखा है बाहर से अंदर की तरफ होती है, लेकिन जो सेल प्लेट है इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन स्टार्ट सेंटर इन द प्लांट सेल, ये सेंटर से बनना शुरू होती है और बाहर की तरफ जाती है टू मीट एग्जिस्टिंग लेटरल वाल्स, तो इसके अंदर जो सेल वाल होती हैं उनके पास जाके ये मिल जाती हैं, सेंटर से होकर शुरुआत होती है इनकी, दैट रिप्रेजेंट मिडल लैमाइना, और जो ये सेल प्लेट बनती है ये मिडल लैमाइना को रिप्रेजेंट करती हैं। मिडल लैमेला क्या था, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो दो सेल वाल को जोड़ने का काम करता है, जैसे दो सेल बनेगी यहाँ पे, उनकी जो सेल वाल बनेगी उनको जोड़ने का काम मिडल लैमेला का रहेगा। एट टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, जब सेल डिवीजन होता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, प्लास्टिड हैं जो कि फिजन के द्वारा बनते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो ये भी डाटर सेल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, बांट दिए जाएंगे। मतलब एक सिनसिटिज्म कंडीशन होती है, ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड कर जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस प्रोसेस वहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से सेल एक ही रहती है, न्यूक्लियस उसमें डिवाइड होते रहेंगे, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती हैं। जो एग्जांपल है जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है जिसको कोकोनट मिल्क बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिलते हैं, सेल वो एक ही होती है।
तो साइटोकाइनेसिस को पिक से हम समझेंगे, जो जिफ है, जो मूविंग पिक्चर है, उससे आइडिया ले सकते हैं, जिसके अंदर जो लास्ट हमने स्टेज देखा था कि फर्रो बन रहा था और फर्रो ये मिलता रहता है, सेंटर में आके मिल जाता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अपना अलग सेपरेट बन जाता है। एक जगह पे जो सेंट्रोसोम है वो अलग रह जाते हैं और दूसरे सेंट्रोसोम दूसरी सेल में चले जाते हैं, और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो भी अपने अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। उसके बाद एक ओवरव्यू पॉइंट्स का और डायग्राम्स का हम यहाँ से ले सकते हैं। प्रोफेज में नॉर्मल सेल होती है, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो सेंट्रोसोम्स हैं वो पोल्स पे चले जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और उसके बाद प्रो मेटाफेज का मतलब मेटाफेज से पहले की जो स्टेज होती है, जिसके अंदर थोड़ा जो क्रोमोसोम्स हैं और कंडेंसेशन होंगे और उनकी जो मूवमेंट है वो सेंटर की तरफ चली जाती है। जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वही है ये, तो यहाँ से एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं। उसके बाद एक मेटाफेज प्लेट बनेगी, मेटाफेज के अंदर एनाफेज में जो प्लेट के ऊपर जो क्रोमोसोम थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और उसके बाद अलग अलग जो क्रोमेटिड्स हैं, अलग अलग जो पोल्स हैं उनकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगी। टेलोफेज के अंदर क्या है, जो डिसइंटीग्रेशन था प्रोफेज के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो दोबारा से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। और साइटोकाइनेसिस में क्या रहता है, जो सेल हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं, और जो रियलिस्टिक पिक हैं, जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है वो हम नीचे से एक व्यू ले सकते हैं इनका। यहाँ पे प्रोफेज है, उसके बाद मेटाफेज स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, उसके बाद ये अलग अलग लेवल पे चले जाते हैं। जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो न्यूक्लियस को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड हो रही है। कितना छोटा माइक्रो, कितना जूमिंग पे देख रखा है ये 5 माइक्रोमीटर तक जूमिंग पे हमने ये अलग अलग रियलिस्टिक पिक है। ये थोड़े से डायग्रामेटिक पोर्शन है जो थोड़ा इजीली समझ में आए इसके लिए बनाए गए होते हैं। और साइटोकाइनेसिस में हमने देखा है एनिमल सेल में सेल फर्रो बनती हैं और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती हैं। तो ये ओवरव्यू है जो रहेगा माइटोसिस का। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है माइटोसिस प्रोसेस। नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल बट इन, ये बात हमने देखी है कि केवल सोमैटिक सेल्स में ही नहीं, मतलब डिप्लॉयड सेल्स में नहीं है, हैप्लॉयड सेल्स में भी पाई जाती हैं। जैसे कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, कुछ स्पेस सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे मेल हनी भी, तो उनके अंदर माइटोसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं उस टाइम पे भी। प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड, तो यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेट में ही डाटर सेल्स हैं वो बनती हैं, जिनका जो जेनेटिक कंप्लीमेंट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होएगा, कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, तो ये ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करती हैं। जो भी अलग अलग ऑर्गन्स की ग्रोथ होती हैं जीवों में, तो वो माइटोसिस के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा ही होती हैं। सेल अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो विच गेट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सेल ग्रोथ, जैसे सेल ग्रोथ करती जाएंगी तो जिससे उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस उसका वही रहता है। तो जैसे सेल एक लेवल तक बढ़ जाती है तो उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो सेल में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहता है। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन सेल रिपेयर, तो सेल रिपेयर जब सेल डैमेज हो जाती है तो नई सेल को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, जो हमारे बॉडी की जो सेल होती हैं वो लगातार रिप्लेस कर दी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो पुरानी सेल है वो 11 महीने तक सर्वाइव कर सकती है, मतलब 11 महीने के बाद जो एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन होता है उसका पूरी सेल, पूरे शरीर की सेल है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमारी जो बॉडी है वो 11 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं है, पुराने वाली जो सेल हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नए वाली सेल हैं वो आती रहती हैं। रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस ग्रोथ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, उनके अंदर जो लगातार की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से ही। जैसे एपिकल और लेटरल कैम्बियम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो लेटरल कैम्बियम मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, तो वो माइटोसिस की वजह से ही जो सेल डिवाइड करेंगी और उसकी वजह से जो कंटेंट है उनको इंक्रीज किया जाता है।